बच्चों, मैं संजय यादव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। पिछले वीडियो में हम विलेन की संरचनाओं पर कुछ पाठ निहित प्रश्न न्यूमेरिकल पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज अगला टॉपिक लेकर के हम चल रहे हैं। ये टॉपिक का नाम है विलेयता। विलेयता, ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल है। जो छात्र हमारे चैनल को देखना चाहते हैं, मेरा चैनल है केमिस्ट्री बाई एस के बी सर। अगर यूट्यूब पर इसको सर्च करते हैं तो मेरा चैनल खुल जाएगा और क्रमशः टॉपिक वाइज जो भी पढ़ना चाहते हैं, नोट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। विलेयता किसे कहते हैं? अब विलेयता को सपोज करो, यहां पर एक हम बीकर ले रहे हैं, ये बीकर ले लिए, ठीक है। इस बीकर में हम 100 ग्राम जल ले लिए। जल का मतलब विलायक। और इसमें हम मान लेते हैं कि शर्करा मतलब चीनी, ये शर्करा है, चीनी, ठीक है। चीनी को बारी बारी से थोड़ा थोड़ा डाल करके डिजॉल्व करते जा रहे हैं, डिजॉल्व करते जा रहे हैं, डिजॉल्व करते जा रहे हैं। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 8 ग्राम। तो करते करते एक ऐसा कंडीशन आएगा कि चीनी नीचे बैठना शुरू हो जाती है। इसका मतलब बैठने का मतलब कि अब उससे अधिक इस विलायक के अंदर शर्करा रूपी विलय अब अधिक नहीं घुल सकता है। तो इस विलायक जल की विलेयता उतना ही होगी। तो यदि हम इसको परिभाषित करना चाहें तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, डबल यूनिट कामा के अंतर्गत। यहां पर देखें, विलेयता की परिभाषा करें। निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, जैसे यहाँ बताएं कि कितना घोलते जाइए, तो अधिकतम मात्रा का मतलब कि एक ऐसा समय आता है कि नीचे बैठना शुरू हो जाता है। जब नीचे बैठना शुरू हो जाता है तो जब जो विलयन अब आवश्यकता से अधिक नहीं घोल सकते, तो ऐसे विलयन को ही हम कहते हैं संतृप्त विलयन, ठीक है। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? जो बैठा हुआ विलय पदार्थ है, किसी माध्यम के द्वारा गर्म करके इसको भी घोल दें जबरदस्ती, वो उसको कहा जाता है असंतृप्त विलयन। तो अधिकतम मात्रा संतृप्त विलयन का निर्माण यही करता है, तो उससे अधिक विलय नहीं हो सकता, उसी को कहा जाता है, उस पदार्थ की विलेयता कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को कौन से कैसे कारक हैं कि प्रभावित कर सकते हैं? अधिक घुल सकती है, कम घुल सकती है। तो इसके निम्न कारक है। पहला है विलय एवं विलायक की प्रकृति। किसी भी पदार्थ की विलेयता विलय पदार्थ और विलायक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे यहां पर देखें, मान लेते हैं यह देखा गया है कि जो विद्युत संयोजी यौगिक, या इसको हम आयनिक यौगिक भी कहते हैं, जो विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, ठीक है, जैसे NaCl, KCl, ठीक है। और इसको यदि हम जल में घोल दें, किसमें घोल दें? जल में, तो आसानी से घुल जाएगी, ठीक है। क्योंकि NaCl के लवण और पोटेशियम के लवण, ये पोटेशियम क्लोराइड के लवण जल में आसानी से घुल जाते हैं, ये विद्युत संयोजी यौगिक। लेकिन कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो सहसंयोजी यौगिक, जो जल में घुल जाते हैं। जल का मतलब यहाँ पर ध्रुवीय विलायक,
ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक का मतलब कि उसमें दो पोल। ध्रुवीय विलायक का मतलब जल का मतलब कि H प्लस और OH माइनस दो पोल देते हैं, ध्रुवीय विलायक हो गया। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जैसे सह संयोजक यौगिक या सहसंयोजी यौगिक जैसे शर्करा है, चीनी, ग्लूकोस है। अगर इसको भी जल में हम डालते हैं, जल में, जबकि यह कार्बनिक कंपाउंड है और यह कार्बनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर ध्यान देना। तो NaCl और KCl भी, ये भी दो आयन दो पोल देने वाले हैं, जल में भी दो पोल हैं, तो आसानी से ये घुल जाता है। ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है, ध्रुवीय में घुल गया। लेकिन सहसंयोगिक, ये शर्करा है, ग्लूकोज है, यूरिया है, ये जल में नहीं घुलता है। नहीं, ये जल में घुल जाता है। ये क्या हो जाता है, इसे जल में घुल जाता है। इसका कारण क्या है, इसमें कोई पोल नहीं है, ये कोई ध्रुव नहीं देता, लेकिन यह ध्रुव देता है। तो इसका कारण यह है, ये भी घुलनशील है, इसमें भी घुल जाता है, इसमें भी घुल जाता है। तो इसका कारण यहां पर देखें नोट में, इसका कारण हाइड्रोजन आबंध, जल के साथ हाइड्रोजन आबंध का निर्माण कर देता है, जिसके कारण जो सहसंयोगिक होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो भी जल ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देखा गया है कि जैसे मान लेते हैं कि NaCl है, ठीक है, अगर इसको हम डाल दें किसमें, बेंजीन में डाल दें। बेंजीन ये विलायक है, इसको कहते हैं अध्रुवीय, इसमें कोई जो है पोल नहीं होता है। और ये आयनिक यौगिक इसमें पोल होता है, इसमें यदि डालेंगे तो अघुलनशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अघुलनशील। तो इसका मतलब कि इसकी प्रकृति अलग है, इसकी प्रकृति अलग है, विलय की प्रकृति अलग है, विलायक की प्रकृति अलग है। इसके साथ साथ जैसे मान लेते हैं कि फिनेप्थेलिन है, फिनेप्थेलिन, एंथ्रासीन, ये जल में नहीं घुलता है, अघुलनशील है। तो इसका मतलब कि यह कार्बनिक यौगिक है, इसमें सहसंयोगी इसमें बांड है, इसमें जो है ध्रुवीय विलायक है। तो यह कार्बनिक यौगिक इसमें नहीं घुलता है, और जबकि यह अभी कार्बनिक यौगिक है, इसमें घुल जाता है। इसमें घुलने का कारण है हाइड्रोजन आबंध, इसमें नहीं घुलने का कारण क्या है, इसमें हाइड्रोजन आबंध का निर्माण नहीं होता है। तो विलायक और विलय की प्रकृति पर यह नेचर निर्भर करता है। अगला नंबर दूसरा है ताप का प्रभाव। विलयता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसमें देखें, हम जानते हैं कि अभिक्रिया दो प्रकार की, जैसे मान लेते हैं ताप के प्रभाव में अभिक्रिया दो प्रकार की, यहां पर हम संक्षेप में बता रहे हैं। उष्मा क्षेपी, मतलब एक्सोथर्मिक, और दूसरा होता है उष्मा शोषी, इंडोथर्मिक। अगर उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी का मतलब कि अगर कोई विलायक विलय के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो उष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो उष्मा का उत्सर्जन होता है, उसको कहते हैं उष्माक्षेपी। जैसे उष्माक्षेपी के अंतर्गत, जैसे ये आपका सपोज दैट
कि ए बी एक सॉलिड पदार्थ, संक्षेप में बता रहे हैं, और किसी ये जल है, या ए क्यू का मतलब इक्वस, ठीक है, ये उत्क्रमणी चिन्ह है, और यहाँ पर ए बी का एक्वस बना लिया। एक्वस का मतलब जली विलयन। तो यहाँ पर देखो, कितने लोग सोचते होंगे कि विलाय को विलय में पदार्थ है तो नई चीज नहीं बेटा। अगर रिएक्शन अगर करता है तो विलयता उस पर प्रभावित, तो उस पर डिफिनीशन नहीं बैठ पाएगा। वो मान लेते हैं विलयन बन जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे देख लो यहाँ पर ये भी सॉलिड है, ये को सोल्यूशन में डाल दिए तो ए बी ए बना, लेकिन जली विलयन बना, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस क्यू उष्मा, उस प्लस क्यू उष्मा का मतलब कि उष्मा का संकेत है, उष्मा का उत्सर्जन करेगा, खुद उसमें से उष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। या इसको हम एंथैल्पी के रूप में लिखे थे, डेल्टा एच इक्वल टू माइनस क्यू, की क्यू किलो कैलोरी या प्रतिमोल किलो जूल प्रतिमोल, जो भी आप यूनिट में इसको प्रदर्शित करना चाहें प्रदर्शित कर सकते हैं। यह एंथैल्पी परिवर्तन है। ये प्लस रहता है तो इसका उल्टा जब विपरीत में साइन यहाँ पर देते हैं। दूसरा, जैसे मान लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना हम लोग खरीदते हैं बाजार में, पानी में डाल देते हैं। तो पानी में डालते हैं बेटा, पानी में जब डालते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना, और देखो उसमें से उष्मा निकलती है, पानी हीट हो जाता है ना। तो मान लेते हैं जितनी भी हो ये क्यू उष्मा उसमें से उत्सर्जित होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर उष्मा क्षेपी है, अगर इसको हीट करोगे, यहाँ पर यदि हीट करते हो तो ऐसी स्थिति में ले सातेलीय के नियमानुसार विलयता घट जाती है। विलयता क्या हो जाती है? आप कहेंगे ले सातली नियम क्या है? तो ले सातली नियम का मतलब ये कि अगर किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उष्मा का जिस तरफ शोषण होता है उसी तरह अभिक्रिया की दिशा अग्रसर हो जाती है। तो इसको गर्म करते हैं तो अभिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है। ये अभिक्रिया की दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाती है। तो विपरीत हो जाने का मतलब कि विलयता क्या होगी? घट जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है उष्मा शोषी। उष्मा शोषी में और भी उदाहरण है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट भी उदाहरण दे सकते हैं उष्मा क्षेपी में। ठीक है। इसमें इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलयता इसकी भी विलायक में डालेंगे तो कम हो जाएगी। कैल्शियम सल्फेट है, ये उष्मा क्षेपी जली विलय में बनाते हैं तो बनती है। उष्मा शोषी में क्या है बेटा कि इसके अंतर्गत जैसे मान लेते हैं, इसको इस तरह दिखा दें, ए बी सॉलिड ले लिए। ठीक है। अगर यह नहीं याद हो पाता है तो इससे हम काम चला सकते हैं। यहाँ पर एक्वस ले लिए, उत्क्रमण चीज ए बी एक्वस जली विलयन बन गया। यहाँ पर माइनस क्यू उष्मा बाहर निकल गई। किलो जूल में प्रदर्शित करें या किलो कैलोरी में प्रदर्शित करें या किलो जूल प्रतिमोल में प्रदर्शित करें, उष्मा यहाँ पर माइनस, मतलब कि डेल्टा एच इक्वल टू प्लस क्यू, यहाँ पर ये हीट हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उष्मा का इसमें शोषण होता है। अभिक्रिया की दिशा साम्य अग्रसर की होती है, साम्य अभिक्रिया आगे की तरफ होती है। तो ऐसी स्थिति में हम हीट देते हैं तो विलयता बढ़ जाती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया में हीट देने पर विलयता बढ़ जाती है। तो बढ़ने का कारण यह है कि जैसे उदाहरण में हम दे सकते हैं विलयता के अंतर्गत कि किसको हीट करते, जैसे ये NaCl है, शर्करा भी है। ठीक है। तो इसको यदि हीट करते हैं जली विलयन में तो ऐसी स्थिति में इसकी विलयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आगे अगला प्रभावित करने वाला दाब का प्रभाव, यहां पर देखें तीसरा, दाब का प्रभाव। दाब का क्या प्रभाव पड़ता है भाई? तो दाब का प्रभाव, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई विलायक में विलय पदार्थ डालते हैं और दाब डाले कि घुल जाए, ये हो जाए,
अगर ठोस है, यह डिफिनीशन ठोस पदार्थ पर है। ठोस को द्रव में डालते हैं तो उसकी विलेयता पर क्या प्रभावित होता है, ठीक है। तो यहां पर दाब डालते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कारण विलेयता पर यहां पर हम भूल गए हैं। यहां पर गर्म करने पर विलेयता में वृद्धि होती है, ठीक है। यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कारण जाने इसका कारण यह है कि ठोस और ये द्रव असंपीड्य है। तो ये ठोस और द्रव असंपीड्य होने के कारण कितना ही दाब डालेंगे उसके विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लास्ट हेडिंग है तीसरा, नंबर तीसरा है सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव पर यूपी बोर्ड में कई बार ये आपका टिप्पणी शार्ट नोट पूछा है। सम आयन प्रभाव किसे कहते हैं? इसको कहते हैं कॉमन इफेक्ट। सम आयन का मतलब कि कोई विलयन है उसमें एक ही प्रकार के आयन उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में भी विलेयता घट जाती है। मतलब सम आयन प्रभाव है क्या कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपका NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, और यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, मतलब यह विलय है, क्रिस्टल में ये विलय के रूप में हम सिल्वर क्लोराइड ले लिए, ठीक है ना। सम आयन प्रभाव कहते किसे हैं, इसको समझें। तो अगर मान लेते हैं कि NaCl है, इसमें घोलेंगे तो Na+Cl- देगा। ये भी इसके अंतर्गत इसी तरह डिवाइडेशन हो जाता है दो पोल में, Ag+ और Cl-। तो यहां पर देखो एक ही प्रकार के आयन इसका सॉल्यूशन बनाते तो एक ही प्रकार के आयन इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है सम आयन प्रभाव। और इसी के कारण, सम आयन प्रभाव के कारण विलेयता घट जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि गैस में, यदि गैस की द्रव में विलेयता क्या, मतलब गैस को, अगर गैस को विलेय मान लें और द्रव को विलायक, तो वो उसमें गैस में द्रव की विलेयता किस कंडीशन पर कम हो सकती है, किस कंडीशन पर अधिक हो सकती है। तो यहीं पर यह वीडियो समाप्त हम करते हैं। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। और मेरा लक्ष्य ही है कि जितना सरल वर्ड का प्रयोग करें, जितना सहजता से आपको समझा सकें। धन्यवाद।